कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा सूरज तेजी से एक्सपेंड हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 100 सालों में सूरज पूरी पृथ्वी को ही निगल जाएगा और फिर इसके बाद वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा। अब इस मसले से निपटने के लिए पूरी दुनिया के देश आगे आते हैं और साथ मिलकर यूईजी यानी कि यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। यूईजी के तहत पृथ्वी को 3 तरीकों से बचाया जा सकता है। पहला ये कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दूसरा पृथ्वी के ही जैसा प्लेनेट ढूंढा जाए जहां पर हम इंसान सरवाइव कर पाएं और हम मानवों का अस्तित्व बचा रहे। वहीं दूसरा तरीका ये है कि हम किसी पास के इनहेबिटेबल प्लेनेट को किसी तरह से इंसान के रहने के लायक बनाएं जिससे कि संपूर्ण मानव जाति का विनाश होने से बच जाएगा। लेकिन ये प्लान पहले ही फेल हो जाता है क्योंकि हमारा सूरज पृथ्वी के बाद सारे ग्रहों को भी निगल जाएगा। तो अब जाके यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट तीसरे तरीके को अपनाती है जो कि होता है कि क्यों ना हम पृथ्वी पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े बूस्टर लगाएं जिससे हमारी पृथ्वी मूव होकर सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए और इससे सारी मानव जाति का अस्तित्व भी बच जाएगा। वैज्ञानिकों का प्लान होता है कि वो पृथ्वी को पास के हैबिटेबल स्टार सिस्टम यानी कि अल्फा सेंचुरी में शिफ्ट कर देंगे। इसलिए अब यूईजी मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देती है जिस प्रोजेक्ट के तहत हजारों की संख्या में पृथ्वी पर बड़े बड़े बूस्टर लगेंगे जो कि हमारी पृथ्वी को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर धकेल देंगे और सबसे पास के अल्फा सेंचुरी नाम के सोलर सिस्टम में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये हो जाती है कि एक ऐसी ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इंसानों के लिए अलग तरीके से सोच रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन का डीएलपी नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसको यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बैन कर देती है। दरअसल ये डीएलपी यानी कि डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे हम इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकते थे जिससे हम अपने मरे हुए खास से मरने के बाद भी बात कर सकते थे। अब यूईजी के मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट में लाखों की संख्या में लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे क्योंकि लोगों को लगता है कि यूईजी फालतू में इस प्रोजेक्ट पे पैसे लगा रही है क्योंकि ये सब तो फ्यूचर में होने वाला है। तो यूईजी ऐसा करके इंसानों और पृथ्वी के भविष्य को खतरे में डाल रही है। साथ ही यूईजी इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला था और साथ ही इंसानों के खाने पीने के लिए रिसोर्सेज की भी कमी हो रही थी। तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, इसलिए वो यूईजी के हेडक्वार्टर और देश भर में कई जगह इसका प्रोटेस्ट भी करते हैं। प्रोटेस्ट जब होता है तो कई जगह दंगे भी भड़क जाते हैं जिससे यूईजी फैसला लेती है कि वो जल्द से जल्द मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के पहले पड़ाव को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का यूईजी से भरोसा उठ रहा है तो वो सबसे पहले चांद पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग करेंगे क्योंकि वो चांद को भी अपनी जगह से हटाना चाह रहे हैं ताकि फिर पृथ्वी का चांद की ग्रेविटी से कोई भी ताल्लुक ना रहे। तो अब जाके यूईजी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को चुनती है जिन्हें एलिवेटर के थ्रू स्पेस में जाना है और फिर वहां पर ट्रेनिंग लेकर उन्हें मून पर भेजा जाएगा। अब जब कुछ लोग एस्ट्रोनॉट्स की फॉर्म में बेस में इकट्ठा हो जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी सिक्योरिटी ब्रीच करके अंदर आ जाता है लेकिन हैन नाम की एक लड़की उस आदमी को पटक देती है और सिचुएशन को संभाल लेती है। यहाँ पर हम लियू पेकियांग नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि इस मिशन पर एज अ ट्रेनी सिलेक्ट हुआ है। लियू जब हैन की फाइटिंग स्किल देखता है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और पहली ही नज़र में उसे हैन से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद इन सब ट्रेनी को एलिवेटर में बिठाकर ऊपर स्पेस स्टेशन में भेज दिया जाता है और जिस एलिवेटर में अभी ये बैठे हुए हैं वो आज तक का मानव जाति द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ट्रेनीज को स्पेस में ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। जब ये सब एलिवेटर से ऊपर जा रहे होते हैं तो ये सब बेहोश हो जाते हैं क्योंकि एलिवेटर की स्पीड काफ़ी तेज होती है। साथ ही इन सब ट्रेनीज को और भी तरह की फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि इन्हें आगे एलिवेटर से जाने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब इसी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ल्यू और हैन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो एक दिन ल्यू रोज लेके हैन को प्रपोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इसी दिन कुछ नए एस्ट्रोनॉट्स एलिवेटर के अंदर आ जाते हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर बेस के सारे ड्रोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। साथ ही एलिवेटर भी अपने टाइम से ऊपर चलने लगते हैं और यूईजी को पता लगता है कि उनके सारे ड्रोन्स हैक हो चुके हैं। ये ड्रोन्स अब यहाँ पर बेस पे हमला करने लगते हैं जिससे यहाँ पर बेस को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। हालांकि पायलट्स फाइटर जेट से इन ड्रोन्स का मुकाबला करते हैं लेकिन वो ड्रोन्स का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि ड्रोन्स उनके निशाने पे नहीं आ रहे थे और साथ ही साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरीके से बनाया था कि उनका कोई भी अपना हथियार उनके ही वॉरहेड पे यूज ना हो।
दूसरी तरफ वही नए एस्ट्रोनॉट्स एलिवेटर में अंदर आ जाते हैं और अपने कपड़े बदलने लगते हैं। ल्यू ये सब नोटिस करता है और जब वो उनमें से एक एस्ट्रोनॉट्स के सूट पर उसका नाम पड़ता है तो पाता है कि उसने हैन का सूट पहना हुआ है। वो ये बात हैन को बताता है और ये सब समझ जाते हैं कि वो सब एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जिन्होंने फेक आईडी बनाकर यहाँ पे एंटर किया है। ये सारे आतंकवादी यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की आईडी चुरा लेते हैं, जिसके बाद ये एस्ट्रोनॉट्स की सीट को लॉक कर सारे डोर्स को बंद कर देते हैं और जो भी इन्हें रोकने की कोशिश करता है वो बुरी तरह मारा जाता है। दरअसल ये सब कुछ डीएलपी प्रोजेक्ट से जुड़े आतंकवादी कर रहे होते हैं और ये पहली बार नहीं है कि जब डीएलपी ने यूईजी पे हमला बोला है। इससे पहले भी कई बार डीएलपी हैकिंग के जरिए यूईजी पे हमला बोल चुकी है। वहीं ड्रोन्स लगातार बेस और एलिवेटर्स पे हमला करने लगते हैं। यूईजी के इंजीनियर्स इस हैकिंग को ओवरराइड करने के लिए एक बेहद सुपर क्वांटम कंप्यूटर 550C को ऑपरेट कर देती है। वहीं ऊपर स्पेस में एलिवेटर में आतंकवादी अब स्पेस स्टेशन को उड़ाने की तैयारी में है। वहीं ड्रोन्स भी लगातार मिसाइल से एलिवेटर पे हमला कर रहे होते हैं, जिससे ऊपर जाते वक्त कई एलिवेटर्स मिसाइल से ब्लास्ट हो जाते हैं। ल्यू किसी तरह दरवाजे का लॉक तोड़ अंदर घुस जाता है और हैन और ल्यू अपनी पूरी ताकत से उन आतंकवादियों से लड़ते हैं और उन्हें मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। बाद में इंजीनियर्स भी 550C नाम के स्मार्ट कंप्यूटर से हैकिंग को ओवरराइड कर लेते हैं, जिसके बाद सारे ड्रोन्स नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वहीं एक मिसाइल एक एलिवेटर पर अटैच हो जाती है और जब वो एलिवेटर ऊपर स्पेस स्टेशन में पहुंचता है तो फिर इसके बाद स्पेस स्टेशन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो स्पेस स्टेशन नीचे धरती की तरफ गिरने लगता है। और जैसे ही वो धरती पर गिरता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसमें लगभग 3000 के करीब वर्कर्स मारे जाते हैं। लेकिन ल्यू और हैन किसी तरह इस बड़े हादसे में सरवाइव कर जाते हैं। अब इसके बाद जब इस मिशन में 3000 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है तो फिर एक बार दोबारा देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि इस धमाके में न सिर्फ लोग मरे हैं बल्कि करोड़ों का नुकसान और रिसोर्सेज की भी क्षति हुई है। और लोग डिमांड करने लगते हैं कि गवर्नमेंट डीएलपी नाम के उस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से वापस लेके आए। अब इसके बाद कई हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं और जो देश यूईजी से जुड़े होते हैं वो यूईजी को चेतावनी देते हैं कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर वो यूईजी से बाहर हो जाएंगे। अब कुछ हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स को क्रायो स्लीप चैम्बर में चांद पर भेजा जाता है ताकि वो वहां पर ल्यूनार इंजन को विकसित कर पाए। वहीं इसके बाद हमें मून को दिखाया जाता है, जहां पर यूईजी के पहले से ही बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। यहाँ पर हम हेंग्यू नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि पहले डीएलपी के लिए काम किया करता था। तभी यहाँ पे जाहू नाम का एक और एस्ट्रोनॉट आता है और हेंग्यू को 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताता है। जाहो हेंग्यू को बताता है कि 550 सुपर क्वांटम कंप्यूटर इतना एडवांस है कि ये एक साथ सारे ल्यूनार इंजन्स को ऑपरेट कर सकता है, तो ये इंजन की टेस्टिंग में काम आएगा। जाहो के बारे में जानने लायक एक बात ये भी है कि ये भी पहले डीएलपी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। जाहू जब यहाँ से जाता है तो फिर हेंग्यू 550 एक कंप्यूटर पे एक छोटी सी बच्ची से बात करने लगता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बेटी याया होती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल हेंग्यू का भी एक अलग ही किस्सा होता है। ये जब डीएलपी नाम के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था तो तब इसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी पत्नी की पल भर में ही मौत हो गई थी। लेकिन उसकी बेटी याया कुछ मिनटों तक सरवाइव कर पाई, जिस दौरान हेंग्यू ने जाहो की मदद से उसका सारा दिमाग एक डिस्क में अपलोड कर लिया था। तो वो आज भी 550 सुपर क्वांटम कंप्यूटर से उससे बातें करता है। लेकिन 550C कंप्यूटर की कंपैरिजन में 550 एक कंप्यूटर कम एडवांस था, जिससे वो सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बेटी से बात कर सकता है। और जब हेंग्यू को पता लगता है कि 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर का इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जाहो है, तो वो जाहो को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी बेटी याया को एआई फॉर्म में जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसके पास 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर है। लेकिन जाहो उसे बताता है कि याया के लिए 550A सुपर कंप्यूटर ही काफ़ी है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी इनका एआई डिवाइस इनको इन्फॉर्म करता है कि कुछ ही पल बाद यहाँ पर एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिसके बाद ये सब अपने बेस की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन रोवर्स की कम स्पीड के कारण ये उस तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी तरह अपने बेस में 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर के साथ सुरक्षित वापस आ जाते हैं।
लेकिन अंदर आके ये पाते हैं कि सोलर स्ट्रोम के कारण उनका 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिससे वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है। 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर तभी खराब होता है जब 3 दिन बाद इनका पहला इग्निशन लॉन्च होना था। अब इसके बाद इनके सामने समस्या ये हो जाती है कि वो इंजन को कैसे ऑपरेट करेंगे। तभी हेंग्यू जाहो को बताता है कि वो उन्हें अपना 550 सुपर क्वांटम कंप्यूटर दे सकता है, लेकिन इसके बदले फ्यूचर में 550 सुपर क्वांटम कंप्यूटर की जितनी भी सीरीज आएंगी उन सब के हार्डवेयर की जानकारी हेंग्यू के पास भी होनी चाहिए। जाहो हेंग्यू की ये शर्त मान जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब चांद पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग होनी थी। तो अब इसके बाद 550 सुपर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ये उस चांद पर जायंट इंजन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद ये पाते हैं कि चांद की धरती पर मूवमेंट हो रही है। इससे इन्हें पता लगता है कि चांद अपनी जगह से थोड़ा हट गया है। ये देख इन सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया जिसपे आम लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब इसके बाद पृथ्वी पर मौजूद इंजन को भी स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे यूईजी की सारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और कुछ पल के लिए सबको लगता है कि उनका मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट फेल हो गया है। लेकिन तभी अचानक से अर्थ मूवमेंट करने लगती है, जिससे इन्हें मालूम पड़ता है कि उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। और ये देख यूईजी के सारे एम्प्लॉय और पूरी दुनिया जश्न मनाती है। जैसे ही इनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो डीएलपी नाम का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। अब इसके बाद कई सालों तक मून और अर्थ पर कई सारे पावरफुल इंजन लगाए जाते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम मूविंग माउंटेन से बदलकर द वॉन्डरिंग अर्थ रख दिया जाता है। हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है कि पृथ्वी की रोटेशन स्लो हो गई है। पहले जो पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था वो अब 60 घंटे का हो चुका है। साथ ही 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर की कई सारी नई सीरीज भी आ चुकी हैं, जो कि पहले के 550C कंप्यूटर के मुकाबले कई ज़्यादा एडवांस होती हैं। अब यहाँ पर यूईजी का एक दूसरा प्रोजेक्ट भी था, जो कि अंडरग्राउंड सिटीज बनाने का था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत यूईजी कई सारे अंडरग्राउंड सिटीज बना रही थी, ताकि अगर पृथ्वी पर कभी आपदा आए तो लोग अंडरग्राउंड सिटीज में रह सके। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि अंडरग्राउंड सिटीज का पास हर किसी को नहीं मिलता है। वहीं मूवी में हमें फिर से ल्यू और हैन को दिखाया जाता है, जिनका भी एक बेटा भी हो चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि मिशन पे गए कई लोगों को सोलर रेडिएशन की वजह से कैंसर हो चुका है। और हैन भी अब एक कैंसर पेशेंट है, जो कि बस अब कुछ ही पल की मेहमान है। तो हैन यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो अपने अंतिम पलों को अपने परिवार के साथ बिताती है। वहीं अब 550C सुपर क्वांटम कंप्यूटर सीरीज का 550W मॉडल भी लॉन्च हो गया है, जिसमें ल्यू का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ल्यू जब आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ होता है तो उनके बीच अपने बेटे को लेकर बात होती है, जिसमें वो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं कि वो अपने बेटे के लिए कैसे अंडरग्राउंड सिटीज़ का पास बनाएं। साथ ही हैन ल्यू को बताती है कि वो मरने से पहले अपने शहर संघाई को देखना चाहती है। तो ल्यू हैन की इस आखिरी विश को पूरा करने के लिए एक जेट से हैन को संघाई शहर ले जाता है, जहाँ पर अब पूरी तरह बर्फ जम चुकी होती है। ये दोनों रात को आसमान में तारे गिनते हैं और अपनी लाइफ में बिताए खुशी के पलों को याद कर रहे होते हैं। वहीं हमें फिर से हेंग्यू को दिखाया जाता है, जो कि अब इस ताक में है कि कैसे वो 550W सुपर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी को AI फॉर्म में जीवित करे। दरअसल 550W को बनाने का श्रेय भी हेंग्यू को जाता है, जो कि दिन रात मेहनत करके ये सुपर क्वांटम कंप्यूटर बना लेता है। कहानी में पहले जब 550W सुपर क्वांटम कंप्यूटर ल्यू का इंटरव्यू ले रहा होता है, तो ल्यू जब अपने बेटे को लेकर उससे बात कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ बैठा हेंग्यू को दोबारा से अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो चुपके से बेस में जाता है और अपनी बेटी याया का दिमाग 550W में अपलोड कर देता है और उससे बातें करने लगता है। जाहो जब कुछ गार्ड्स को लेके यहाँ पे आता है तो उसे पता लगता है कि चांद के इंजन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है और ये सब कुछ हेंग्यू की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने एल्गोरिदम और लॉस को ब्रेक कर याया के दिमाग को जबरदस्ती 550W सुपर क्वांटम कंप्यूटर में डाल दिया है। जाहो इस बात से काफी नाखुश होता है और गार्ड्स हेंग्यू को पकड़ लेते हैं। वहीं अब चंद्रमा के सारे सिस्टम में फेलियर आ जाता है। हालांकि जाहो की टीम इस एरर को सही करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लाख बार कोशिश करने के बाद भी वो ये नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा मून पे लगा एक मेन इंजन ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट इतना पावरफुल थ्रस्ट जनरेट करता है कि मून पृथ्वी की तरफ आने लगता है, या कहें कि वो अपनी ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की ग्रेविटी में खिंचने लगता है। और जब ये सब हो जाता है तो मून की ग्रेविटी से पृथ्वी पर सुनामी और भूकंप आने लगते हैं।
इसके बाद यूईजी धरती के सारे अंडरग्राउंड सिटीज को खोल देती है और लोगों को उसमें भेजना शुरू कर देती है। इस घटना के बाद यूईजी ल्यू को वापस काम पे बुला लेती है और ल्यू हैन के साथ आखिरी पल बिताता है। और जब हैन की मौत हो जाती है तो वो अपने बेटे को हैन के पिता के साथ अंडरग्राउंड सिटी में भेज देता है, जिसमें वो खुद के पास से अपने बेटे को एंट्री करवाता है। पूरी दुनिया भी इस बात से डरी हुई है कि जो मानव जाति पहले 100 सालों में खत्म हो रही थी वो अब कुछ ही पल में खत्म होने वाली है। पृथ्वी पर सब कुछ तहस नहस होने लगता है, यहाँ तक कि सारा का सारा ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम भी ठप हो जाता है, जिससे अब कम्युनिकेशन का मीडियम भी खत्म हो जाता है और ना ही यह पृथ्वी के इंजन को स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि सारा सिस्टम इंटरनेट के जरिए ही चल रहा था। सारे साइंटिस्ट ये सोच के परेशान है कि कहीं मून रोज लिमिट को क्रॉस ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। मुसीबत की इस घड़ी में जाहो प्लान करता है कि अब उन्हें किसी तरह सबसे पावरफुल वेपन और एटम बम्स को चांद की धरती पे जाकर फोड़ना होगा, ताकि चांद या तो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर वो पृथ्वी की तरफ कम वेलोसिटी से आए, क्योंकि मून का जितना कम वेलोसिटी होगा हम पृथ्वी वासियों के लिए इंजन को स्टार्ट करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम रहेगा। अब सारे देश यूईजी को अपने अपने पावरफुल वेपन देते हैं और ल्यू के साथ कई सारे एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती के लिए निकल जाते हैं। चांद पर इंजन के विस्फोट से कई बड़े बड़े एस्टेरॉयड चांद का चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे ल्यू और उनकी टीम बचते हुए चांद पे लैंड कर जाती है, जिसके बाद ये वहां पर बॉम्ब्स प्लांट करने लगते हैं। हालांकि जब ये चांद पे लैंड कर रहे थे तो तब कई सारे लैंडर मून की ऑर्बिट में ही एस्टेरॉयड से टकरा जाते हैं, जिससे कई सारे वॉरहेड का नुकसान हो जाता है। साथ ही ल्यू की भी क्रैश लैंडिंग होती है। अब इसके बाद ये सब मून की धरती पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्लांट करने लगते हैं, तो वहीं नीचे पृथ्वी पर जाहो जेल में हेंग्यू से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उन्हें किसी भी हाल में पृथ्वी के इंजन्स को एक्टिवेट करना होगा, लेकिन उनका ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम खराब हो चुका है, तो अब हर हाल में उन्हें किसी तरह इसको ठीक करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर चांद का मलबा पृथ्वी पर टकराने लगेगा, जिससे मानव जाति का विलुप्त होने का खतरा बन जाएगा। अब तक पूरी पृथ्वी पर मीटियोर्स की बारिश होने लगती है, लेकिन हेंग्यू जाहो को बताता है कि वो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करने वाला है, जिसपे जाहो उसे याया की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है और अब जाके फाइनली हेंग्यू मान जाता है। इसके बाद हेंग्यू और जाहो टीम के साथ बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं बाकी की टीम डेलिस और टोक्यो रवाना हो जाती है। यहाँ पे आपको बता दें कि यही वो 3 सिटीज हैं जहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो यूईजी को किसी भी हाल में बीजिंग, डेलिस और टोक्यो के सर्वर को ऑनलाइन लाना पड़ेगा। वहीं मून पर हमें ल्यू को दिखाया जाता है, जो कि बाकी क्रू मेंबर को एक शटल के जरिए वापस पृथ्वी पर भेज देता है, ताकि इस परमाणु विस्फोट में सिर्फ उसकी जान जाए। लेकिन फिर भी समस्या ये होती है कि एक आदमी सिर्फ एक ही एटम बॉम्ब्स को मैनुअली ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि बाकी के बॉम्ब्स को फोड़ने के लिए वो तो बचेगा ही नहीं। और एटम बॉम्ब्स को मैनुअली इसलिए फोड़ना पड़ेगा क्योंकि मून का सारा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है और साथ ही मून पर आते वक्त उनका लैंडर भी काफ़ी डैमेज हो गया था। तो अब जाके इन्हें सारे एटम बॉम्ब अपने हाथ से ही ऑपरेट करने पड़ेंगे। तो अब मसला ये खड़ा हो जाता है कि ल्यू अकेले ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे परमाणु बम्स को एक साथ एक्सप्लोड करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। तो अब जाके यूईजी प्लान करती है कि वो 300 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजेगी, ताकि वो वहाँ पर एटम बॉम्ब्स को एक साथ एक्टिवेट कर पाए। लेकिन जो भी इस मिशन में जाएगा उसका ये आखिरी मिशन होगा, क्योंकि एटम बॉम्ब्स को मैनुअली एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर कई सारे जवान एस्ट्रोनॉट अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सीनियर सिटीजन्स एस्ट्रोनॉट्स आगे आते हैं और यूईजी को बताते हैं कि जवानों की ज़रूरत उन्हें फ्यूचर में भी पड़ेगी, क्योंकि जवान देश का भविष्य होता है। लेकिन चूँकि अब वो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो सिर्फ वो मून पर इस खतरनाक काम को अंजाम दे सकते हैं। ये बात सुनकर सारे सीनियर सिटीजन एस्ट्रोनॉट आगे आते हैं और अब यूईजी उन सबको मून पर भेज देता है। वहीं ल्यू अकेले ट्रक की हेल्प से मून पर एटम बॉम्ब्स प्लांट करने लगता है। जख्मी होने के बाद भी ल्यू बड़ी मेहनत से सारे एटम बॉम्ब्स को प्लांट कर देता है। तभी वो देखता है कि बाकी एस्ट्रोनॉट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये देख वो कंफ्यूज हो जाता है और बाकी एस्ट्रोनॉट्स उसे बताते हैं कि वो अंतरिक्ष स्टेशन में वापस चले जाए, क्योंकि उसकी लाइफ और उसके जैसे स्किलफुल एस्ट्रोनॉट्स की आगे फ्यूचर में इंसानों को जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद ल्यू अब मून से टेक ऑफ कर जाता है और स्पेस स्टेशन में वापस आ जाता है।
वहीं धरती पर डैलेस और टोक्यो का सर्वर सही हो जाता है, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी भी ऑफलाइन होता है, जिससे पूरी दुनिया चाइना के ऊपर भड़क जाती है। हालांकि हेंग्यू और जाहू अपनी तरफ से सर्वर को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। साथ ही इनके साथ गए 2 रोबोट्स में से एक रोबोट खराब हो जाता है और अब इन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी चांद पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स सारे एटम बॉम्ब्स को एक साथ एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसमें वो दुनिया के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते हैं। इस बात के लिए पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स उन्हें सलामी भी देते हैं। वहीं जैसे ही सारे एटम बॉम्ब्स फटते हैं तो मून का सारा मलबा अब एस्टेरॉइड की फॉर्म में पृथ्वी पर गिरने लगता है, जिससे पूरी पृथ्वी डोल जाती है और बचे हुए लोग भी फटाफट से अंडरग्राउंड सिटीज में जाने लगते हैं। इन एस्टेरॉइड्स की बारिश इतनी ज्यादा होती है कि पूरी धरती में कंपन होने लगता है और यूईजी की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। साथ ही बीजिंग के जिस सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए हेंग्यू और जाहो गए थे, वो भी पूरी तरह पानी में समा गया होता है। जाहो के पैर में हजारों टन की केबल रॉड गिर जाती है, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो हेंग्यू को पासवर्ड की दे देता है। पूरी धरती अब कुछ ही पल में तबाह होने वाली है, क्योंकि मून ने अब रोच लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है और अब सारी दुनिया विनाश होने के कगार पे आ गई है। यूईजी के पास अब पृथ्वी को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, सिवाय कि वो कुछ आर्म्ड मशीन को लेकर एस्टेरॉइड को पृथ्वी पर टकराने से पहले ही नष्ट कर दे। लेकिन सब कुछ महज एक असफल प्रयास लग रहा था। यूईजी के डायरेक्टर और पूरी टीम में अब निराशा छा जाती है। बीजिंग के सर्वर ऑफलाइन होने की वजह से वो अर्थ पर लगे इंजन्स को भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे। वहीं हमें बीजिंग में हेंग्यू को दिखाया जाता है, जो कि लाख बार कोशिश करने के बाद भी सर्वर को ठीक नहीं कर पाता है। वहीं इधर पूरी दुनिया चाइना पे भड़क जाती है, क्योंकि चाइना के सर्वर के कारण ही वो इंजन को ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे इंजन का सिस्टम 550W सुपर क्वांटम कंप्यूटर एक साथ ऑपरेट करता है। यहाँ पर यूईजी का डायरेक्टर अब होपलेस हो चुका होता है, इसलिए यूईजी अब पूरी दुनिया को संदेश देती है कि उनका वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट फेल हो गया है, जिससे हम सारे इंसान खत्म होने वाले हैं। उधर बीजिंग में हेंग्यू अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी अब पूरे रूम में भर चुका है, तो वो अपनी ब्रेन की कॉन्शियसनेस को एक डिस्क में अपलोड कर देता है। साथ ही वो सुपर कंप्यूटर 550W में अपनी बेटी याया की डिस्क डाल देता है, जिसके बाद वो याया को पासवर्ड कीज दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसे अंदर आने में उसकी मदद करे। हेंग्यू अपने दिमाग की डिस्क उस कंप्यूटर पे लगा देता है और अंदर से उसकी बेटी याया उसे एक्सेस दे देती है। वही हेंग्यू अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है और पानी में डूबने की ही वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर इसी के साथ सारे इंसानों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। यूईजी को भी अब पता लग जाता है कि हेंग्यू और जाहो दोनों खत्म हो चुके हैं, तो यूईजी का डायरेक्टर अब समझ चुका है कि अब हमारी जिंदगी कुछ ही पल की बची हुई है। तो वो बाकियों को कहता है कि वो पृथ्वी के इंजन्स को स्टार्ट करने की कोशिश करें। इस पे सारे वैज्ञानिक शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि चांद की ही तरह पृथ्वी के इंजन्स में भी ब्लास्ट हो जाए, जिससे हमारी अर्थ का सर्वनाश होना तय है। वहीं बीजिंग में हम देखते हैं कि कंप्यूटर में अभी भी हेंग्यू की कॉन्शियसनेस काम कर रही है, जो कि पहले अपनी बेटी याया से मिलता है और फिर वो सर्वर को ठीक करने पे लग जाता है और फॉर्चुनेटली वो बीजिंग के सर्वर को ठीक कर देता है, जिससे अब सारा कुछ सही हो जाता है और यूईजी 550W सुपर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से अर्थ के सारे इंजन्स को स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही सारे इंजन एक साथ स्टार्ट होते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है, जिसके अगले ही पल धरती मूवमेंट करना शुरू कर देती है। और जब तक मून हमारी पृथ्वी से टकराए, पृथ्वी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और फिर ऐसे ही करके पृथ्वी मून से काफी दूर निकल जाती है, जिससे सारी पृथ्वी मून से होने वाले नुकसान से बच जाती है। वहीं जब धरती मूवमेंट करने लगती है तो ल्यू ऊपर स्पेस स्टेशन में धरती का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, ताकि वो फ्यूचर में इस वीडियो को अपने बेटे को दिखा पाए। पृथ्वी अब सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का सफर शुरू कर चुकी है और अब अगले 10 सालों में वो जुपिटर ग्रह के पास होंगे, जिसके बाद वो जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी को एज अ स्लिंग शॉट यूज करेंगे, ताकि वो पूरे सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यू अब इंटरनेशनल नेविगेशन स्पेस स्टेशन का चीफ बन चुका है। साथ ही यूईजी के डायरेक्टर ने भी अब रिटायरमेंट ले लिया है और पृथ्वी अपने सफर में आगे बढ़ रही है, जिसके बाद इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन मूवी का आखिरी सीन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सारी गड़बड़ी हुई कैसे, यानी कि कैसे अपने आप सिर्फ एक याया की डिस्क लगाकर मून के इंजन सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिसके बाद एटम बॉम्ब्स को मैनुअली ऑपरेट करने में कई एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। और साथ ही कैसे 3 सिटीज के सर्वर ऐसे कैसे ऑफलाइन चले जाते हैं कि उन्हें 550W जैसा सुपर क्वांटम कंप्यूटर भी ठीक नहीं कर सकता।
तो दरअसल यहाँ पे मसला ये है कि ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि खुद AI यानी कि सुपर क्वांटम कंप्यूटर कर रहा था, जो कि शुरू से इंसानों का खात्मा करना चाह रहा था, लेकिन अब तक ये कोई भी नहीं समझ पाया था। हालांकि इसके बाद की कहानी में ल्यू ये सब चीजें पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उस सुपर क्वांटम कंप्यूटर को तोड़ देता है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।